स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं स्टडी IQ के एक बहुत ही स्पेशल सेशन में। दोस्तों, आज मेरे साथ सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा के रैंक 100 शगुन मेरे साथ हैं। वेलकम शगुन टू स्टडी IQ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो शगुन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, आई बेसिकली बिलोंग टू हापुड़ उत्तर प्रदेश, बट मेरे फादर के ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहा। एंड मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करी। उसके बाद आई डिड माई बैचलर्स ऑफ साइंसेज फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई completed it in 2019 and from June 2019 my UPSC journey started. 2020 was my first attempt and I was not able to clear the mains stage of this exam in my first 3 attempts. 2022 में I also started my masters in sociology, which was also my optional. I from Delhi School of Economics, and I completed it in 2024. And sir, in my fourth attempt of civil service 2023, I got into Indian Railway Management Service via the reserve list, and finally in my fifth attempt, I got this AIR 100. वाह। और जब शगुन आपका रैंक फाइनली आया, तो रैंक आने से पहले और रैंक आने के बाद की फीलिंग कैसे डिफरेंट थी? सर, बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो कुछ देर पहले पता चल जाता है कि आज या इस टाइम रिज़ल्ट आने वाला है, और नर्वसनेस पीक पर होती है। एंड सर, जब रैंक आया तो जो सबसे पहली फीलिंग थी वो थी कि सेटिस्फेक्शन, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, 6 साल 5 अटैम्प्ट, राइट। और उसके बाद जब वो रैंक दिखा तो वो बहुत सेटिस्फाइंग था कि इतनी मेहनत और इतने दिनों के बाद फाइनली ये एग्ज़ाम अब क्रैक हो गया है। अगर मैं आपके रैंक की बात करूं, बड़ा ही परफेक्ट 100 रैंक वारा आपने, तो रिजल्ट आने से पहले आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन क्या थी? आपके मन में क्या चल रहा था कि यार रैंक आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा? कुछ ऐसी बातें चल रही थी मन में? सर, पूरी तरीके से मिक्स फीलिंग्स थी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि आई हैव इम्प्रूव्ड। जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी वो मेंस रही थी अब तक, और मेरे को लगता था कि मैंने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है मेंस में, तो रैंक तो आना चाहिए। पर फिर उसी के साथ साथ वो 1 साल पहले का सिनेरियो 16 अप्रैल 2024 याद आता था, जब पिछले साल का फाइनल रिजल्ट आया था और उस फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं था। तो लगता था यार पिछले साल जैसा ही ना हो जाए, ये पर इम्प्रूव तो किया है तो रैंक तो आना चाहिए। तो सर, काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थी, बट ये सर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक, बट नंबर मैं नहीं सोच पा रहा था बिल्कुल भी दिमाग में कि नंबर क्या रहेगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक दिस टाइम। Okay. मेन लिस्ट में इस बार हो जाऊंगा, रिजर्व लिस्ट से प्रमोट होके। और क्या अभी इस बार के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे आप, जो होने वाला है? नो सर, बिकॉज आई जॉइंड माई सर्विसेज। अच्छा। तो वहाँ पे उस क्लोज के कारण कि either you have to take EOL, Indian Railway Management Service, or you have to join the training. So I joined the training and I won't be giving these prelims. ठीक है। और शगुन, अगर मैं आपसे पूछूं कि IAS बनने का इंस्पिरेशन, सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने का और इस सिविल सर्विसेज में जाने का, इसका इंस्पिरेशन या आइडिया, मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब उसकी थोड़ी सी एक जर्नी अगर आप बता पाओ। I was a hardcore ND aspirant and I wanted to be a pilot in the Indian Air Force. So मैंने अपने 12th क्लास अपेयरिंग में ND का एग्जाम दिया था, and I was not able to get through the written, but I was not able to get through the SSB. एंड देन उस वक्त जब 12th क्लास हो गई, एंड आई सेड विद माई फादर, माई पेरेंट्स, टू डिस्कस कि व्हाट कैन बी द कैरियर अप्रोच नाउ, अब मैं किस चीज़ के बारे में सोचूं या किस चीज़ की तैयारी करूं। एंड देन सिविल सर्विसेज इज समथिंग जो मुझे लगा कि ये एक अच्छी जॉब है, जिससे एक जॉब सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ कि मैंने कुछ दूसरों के लिए भी किया और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो जॉब सेटिस्फेक्शन मेरा बहुत हाई रहेगा इस जॉब से। दो उस वक्त क्योंकि 12th क्लास ही थी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में। एंड विथ गॉड ग्रेस आई गॉट इनटू सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और वहाँ पर एक काफ़ी माहौल है, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड वी हैव आवर सीनियर्स, आवर सुपर सीनियर्स हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम। सो मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, that year one of my seniors, Mr. Vikram Grewal, he cracked the exam with rank 51 and he was a great inspiration for me, क्योंकि उनको सामने देखा था, मैंने कहा ये भी कर सकते तो शायद मैं भी कर लूँगा। एंड फिर उस तरीके से वो माहौल बना, लोग मिले, धीरे धीरे समझ बढ़ी एग्ज़ाम की, और फिर इंक्लिनेशन उस तरफ बढ़ता गया, एंड दैट्स वाई जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, मतलब सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट होने के बाद यू स्टार्टेड प्रिपरेशन?
या उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी आपने? थोड़ी थोड़ी बेसिक बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। Okay. बट जो हार्डकोर मेन प्रिपरेशन है, एग्जाम हो गए थे जो मई 2019 में, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं, and जून 2019 से जो हार्डकोर मेन प्रिपरेशन है वो शुरू। और ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सिर्फ ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल क्या था आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, काफ़ी डिफरेंस है बैचलर्स और काफी उसमें। और आपने बीच में बताया कि आपने मास्टर्स भी करी सोशियोलॉजी में, तो उसका ख्याल कहाँ से आया? सर उसका ख्याल इस चीज़ से आया कि जब पहली 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें ये अब, और फिर मेरे को ये लगा कि बेशक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट आई हैव डन द हार्ड वर्क ऑफ माई पार्ट एंड आई अंडरस्टूड द एग्जाम नाउ। आई अंडरस्टूड दैट प्रीलिम्स कैसे निकलता है, मेंस में कैसे लिखना होता है, मेरे नोट्स तैयार है, मेरी सोशियोलॉजी तैयार है। तो इट्स द टाइम कि अब मुझे बियॉन्ड दिस एग्जाम भी सोचना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द लक फैक्टर, अ ह्यूज लक फैक्टर इन दिस एग्जाम, कि शायद ना निकले। मतलब ये ख्याल और ये मैच्योरिटी उस टाइम पे आपके जहन में थी कि 1% अगर एग्जाम नहीं होता तो क्या करें? क्या कर रहे हैं। और ये जो लाइन है जो अक्सर बोली जाती है कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, ये बहुत बेकार लाइन है, ऐसी बात नहीं है। अब एक बार इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से समझ जाएं तो फिर आप एक अपने प्लान बी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो जब मैंने बैठ के सोचा कि व्हाट इट गोइंग टू बी माई प्लान बी, एंड सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगने लगा था। सो माई प्लान बी वॉज फॉर गोइंग टू PhD इन सोशियोलॉजी। अच्छा। अगर ये नहीं होता है, एंड देन गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, अ टीचिंग टाइप जॉब, नेट JRF, ये मेरा प्लान बी था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मास्टर्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हो तो अच्छा होगा, एंड लकीली आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम फॉर DU, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड आई डिड माई मास्टर्स। आई थिंक काफ़ी बैलेंस्ड और वैसी अप्रोच है, एंड आई एम श्योर जो हमें लोग देख रहे हों वो भी इस बात को सुने शगुन की, कि प्लान बी इज़ नॉट फॉर लूजर्स। मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार एक लूज़र ही प्लान बी बनाता है। इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू हैव सम प्लान बी, क्योंकि एग्ज़ाम की नेचर कहीं ना कहीं थोड़ी अनप्रडिक्टेबल है, बिकॉज इट्स अ हाईली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो कुछ ना कुछ आप अपने लिए प्लान भी दिमाग में रखें, ठीक है, कि क्या है। शगुन, अब थोड़ा एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं। आपने अपनी 5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है जी। तो प्रीलिम्स की ऐसी कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, श्योर शॉट, जो आपने यूज़ करी टू क्लियर प्रीलिम्स इन ऑल योर अटेम्प्ट्स? ओके, सो सर स्ट्रैटेजी के, प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी के सर मैं 2-3 पार्ट्स में उसको बताना चाहूँगा। सर पहले तो ये सभी जो टॉपर्स पहले ही बोल चुके, स्टैटिक बी द मास्टर ऑफ स्टैटिक्स एज फार एज पॉसिबल। तो अभी स्टैटिक में बेसिकली 4 मेन सब्जेक्ट माने गए हैं। तो इट इज़ पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, बट द अदर 3 सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, इको एंड पॉलिटी, विच विल combined make 45 or 50 questions in prelims, a huge chunk of questions। तो आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग कमांड इन तीनों 4 सब्जेक्ट्स पे होगी, और हिस्ट्री भी अगर आते तो 3-4 क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लेंगे, उतना आपके प्रीलिम्स को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वन थिंग इज दिस। सेकंड इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ पता चलती हैं। एक तो आपको थीम्स पता चलते हैं कि यूपीएससी किन थीम्स को बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक में देखें तो स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस, बायोटेक रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आएंगे। तो अब जब आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ रहे हैं, या अब जब आप कोई करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा कि निसार क्या है या फिर चंद्रयान ने क्या किया, गो एंड वॉच अ वीडियो, क्योंकि चंद्रयान पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, और PSLV GSLV इन पे आने के क्वेश्चन चांसेस हैं। तो आप उनके छोटे छोटे, आजकल तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गए हैं, तो उनके छोटे वीडियो देख लीजिए, तो आपको PYQ तो एक तो थीम पता चलेंगे कि बुक्स आ रही है, पर्सनैलिटीज आ रही है। जैसे हिस्ट्री में एक बहुत फेमस थीम है कि वो वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं कि ये क्या है, कि ये सिक्का था, पैसा था, पोर्ट था, जगह थी, इस तरीके के थीम्स पता चलेंगे। दूसरा, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता चलेगी कि वो किस ऑप्शनल को किस तरीके से सेट करके आंसर को गलत करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज सेटिंग 100 क्वेश्चंस इज अ ह्यूज टास्क इन इटसेल्फ फॉर एन एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज। तो देखता है वहाँ पे कि यार नंबर्स ना थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो नंबर्स पे, कि कुछ वहाँ पे हो सकता है उन्होंने गलती करी हो। कई बार पर्सनैलिटीज़ को वो मिसमैच करने की कोशिश करते हैं, कई बार जगह और स्टेट को मिसमैच करने की कोशिश करते हैं, कई बार क्रॉस मैचिंग भी होती है। जैसे वेटलैंड्स का एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे याद है शायद एक 2023 में था, तो 1 को 3 से क्रॉस मैच किया था, 3 को 1 से क्रॉस मैच किया था, और फिर पूछा था कि विच ऑफ दिस इज करेक्टली मैच। तो दिख रहा है कि ये तो 2 इनकरेक्टली मैच हैं। दूसरा ये, और सर तीसरा फिर प्रैक्टिस। आई थिंक इसमें जब हम इनिशियल अटेम्प्ट्स में होते हैं तो प्रैक्टिस का काफ़ी रोल होता है, तो हम उसमें टेस्ट सीरीज़ की हेल्प ले सकते हैं।
जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कैन डिक्रीज, बट द प्रैक्टिस हैज़ टू बी देयर। और अब एक और ट्रिकी चीज़ ऐड हो गई है पिछले 3-4 साल से, डेट इज सी सेट। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल, जो जीएस की कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर कर लेते हैं, पर कई बार सी सेट रहता है। तो उस प्रैक्टिस में अब हमें सी सेट को भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ मैथ्स ग्रेजुएट माई सेल्फ। तो मैथ्स होने के बाद भी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि मैथ्स जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसका भी सगा नहीं होता। तो थोड़ी सी सी सेट की प्रैक्टिस अपने डेली शेड्यूल में अगर हम ऐड कर लें, सो दिस इज़ हाउ वी कैन गो अबाउट प्री। थिंक शगुन का सीसैट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खुद सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो कि देश का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, वहाँ से मैथ्स इनका सब्जेक्ट था बीएससी में, और उसके बाद भी ही फेस चैलेंजेस कि सीसैट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, चाहे उनका मैथ्स हो या ना हो, सीसैट को फॉर ग्रांटेड ना लें। एक बार मैं जीएस की स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, प्रीलिम्स की, है ना। तो स्टैटिक की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर, स्टैटिक की प्रिपरेशन एक सब्जेक्ट, एक किताब, और उस किताब में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करी। तो मैं मल्टीपल सोर्सेज के लिए नहीं गया, और जैसे इको की मैंने विवेक सिंह सर की किताब उठाई, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की किताब, हिस्ट्री के लिए इट वाज द ओल्ड एनसीईआरटीज, आर्ट एंड कल्चर के लिए इट वाज द आर्ट एंड कल्चर की न्यू एनसीईआरटी, कपल्ड विद सम चैप्टर्स ऑफ नितिन सांगवान। इसमें था। इसमें सर एक चीज़ होती थी कि कई बार कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने में दिक्कत होती थी। जैसे सर ज्योग्राफी का एक वो है चैप्टर है, इट वाज अबाउट द लैंड फॉर्म्स, कि पानी यहाँ गिरता है तो इस तरह का लैंड फॉर्म बनता है। वो चैप्टर कई बार मेरे को दिक्कत होती थी। इकोनॉमिक्स के कुछ टिपिकल रीर नीर जैसे चीज़ों को समझने में दिक्कत होती थी। उसके लिए सर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। तो सर यूट्यूब पे अगर हम ये चीज़ लिखें कि दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूपीएससी, तो उस पर मल्टीपल वीडियोज आते हैं, स्टडी आईक्यू के खुद के वीडियोज आ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एनिमेशंस और मैप्स की मदद से वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने में आपको हेल्प मिलती है। तो इट वाज वन बुक पर सब्जेक्ट, ट्राइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। उस बुक से मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, मैं वो सही कर दूंगा। उसके बाहर से पूछोगे तो गलत कर दूंगा, पर उस बुक से आ गया ना, तो वो 10 क्वेश्चन पूछोगे, मैं 8 से 9 सही कर दूंगा। एंड देन ट्राइंग टू अटेन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इनसाइट है कि यार रिसोर्सेज अपने लिमिटेड कर दो, और वो एक जो आपने रिसोर्स पकड़ लिया है, कोई भी जो किताब पकड़ ली है, उसको फिर पकड़ के निचोड़ दो अच्छे से, है ना। आई थिंक दैट्स द की। अच्छा, एक बात ये बताओ मुझे शगुन, जैसे आप बुक्स करते थे तो उससे नोट्स अपने खुद प्रिपेयर करते थे या बुक्स पे कुछ मार्क कर लेते थे? कैसे करते थे लास्ट मिनट रिवीजन के हिसाब से? सर, अगर प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, प्रीलिम्स के लिए खुद के नोट्स नहीं बनाए थे। Okay. वो बुक्स में ही मार्किंग थी। बुक्स में सर अलग अलग तरह की मार्किंग करता था। तो मैं डिफरेंट कलर तो पेन तो यूज़ नहीं करता, बट जैसे सर वो जैसे हिस्ट्री में काफ़ी वो आता है कि जगहों के नाम आते हैं, राइट, पोर्ट्स के नाम आते हैं, तो उस नाम को बॉक्स कर लिया बुक में ही, ठीक है, कि ये जगह का नाम है, जगह का नाम है। मैप को बॉक्स कर लिया और इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लिया। मेंस में हाँ नोट्स बनने चाहिए, क्योंकि मेंस का सिलेबस डिफाइंड है। प्रीलिम्स का सिलेबस तो है, यूपीएससी ने दे तो रखा है, बट वो बहुत अनडिफाइंड सिलेबस दे रखा है। तो सर प्रीलिम्स में मेरा ये था कि आप बार बार बुक पढ़ो। और सर बुक पढ़ने से एक और चीज़ होती थी, व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर्स, हिस्ट्री पॉलिटी में एक लिंकेज बन जाता है आपके दिमाग में, जो शायद अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो उतना वो लिंकेज ना बन पाए। तो वो कि यार इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ठीक है, बेशक आपको एग्जैक्ट डेट ना याद हो कि इस चीज़ का रिपरकशन ये था। तो मैं बुक्स में ही मार्किंग करता था फॉर प्री, एज फार एज प्री इज कंसर्न। तो जैसे प्री से अगर मैं एक हफ्ता पहले की बात करूं, एग्जाम वाले टाइम की बात करूं, तो क्या फिर वो बुक्स पे जो आपने मार्किंग्स कर रखी होती थी, क्या वो पूरा रिवाइज कर पाते थे आप लास्ट मिनट पे? सर एक हफ्ता पहले तो पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। आप उससे मेन एग्जाम से 10 दिन पहले तक अपना रिवीजन समाप्त करके उसमें फिर वो जो लास्ट का एक हफ्ता 10 दिन बच गए हैं, गो फॉर थीम्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स दैट आर देयर, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसार साइट्स, एनवायरनमेंट के थीम हो गए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ये पॉलिटी के थीम हो गए, नेम्स एंड प्लेसेस, ये हिस्ट्री के थीम हो गए, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स के थीम, ऐसे हर जैसे पीवाईक्यू से हमें वो थीम्स पता चलते हैं। सम कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये इको के थीम हो गए। तो जो थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पूरी बुक आप रिवाइज शायद नहीं कर पाओगे उतने कम पीरियड में, बट उन थीम्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो इट वॉज द रिविजन ऑफ थीम्स बेसिकली।
और शगुन जैसे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसमें एज फार एज जीएस का नॉलेज इज कंसर्न्ड आपको क्या लगता है कि कितना इसमें समझने का काम है और कितना रटने का काम है? सर समझने का मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट वी हैव टू गैदर इन 4 प्रीलिम्स, इतनी इन्फॉर्मेशन याद तो कभी नहीं हो सकती। तो आपको समझना है, लिंकेजेस बना के अपने दिमाग में, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, ये समझ में आ सकता है, इनमें आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हैं। अगेन वी कैन टेक हेल्प ऑफ वीडियोज़ एंड नोट्स। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ज़रूर रटने की चीज़ें होती हैं, बट उनको भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रटने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारे दिमाग में माइंड मैप्स बन जाएं। तो एंड देन वी अप्लाई ऑल दिस नॉलेज इन प्रीलिम्स एग्जाम टू अराइव एट अ पर्टिकुलर आंसर। क्योंकि सर प्रीलिम्स में, बी इट द टॉपर ऑफ प्रीलिम्स, 20-25 ज़्यादा आंसर किसी को नहीं पता होते। वी एक्चुअली ट्राई टू अराइव एट द आंसर बाई अप्लाइंग आवर माइंड। तो फिर जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी, जितने भी माइंड मैप्स बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें समझी हैं, उन चीज़ों को समझ के वी ट्राई टू अराइव एट एन आंसर, एलिमिनेट गैस, इंटेलिजेंट गैस वर्क। बिल्कुल। तो शगुन जैसे आपने पिछले काफ़ी टाइम से प्रीलिम्स दिया, 5 आपने क्लियर भी किए, तो ओवर द टाइम पैटर्न में क्या बदलाव आपने फील किया? सर मुझे पैटर्न में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिली। सो आई थिंक 2020 खुद 2020 का जो प्री था, जो मेरा पहला प्री था, वो 2019 के प्री की लाइंस में नहीं था। इट वॉज अ बिट डिफरेंट। देन जो 2021 और 2 के हुए, इट वॉज ऑन 2019 की लाइन। 2023 was on a completely different trajectory with a very hard CSET also, and that's why we see the cutoff coming down to as low as 75 marks. And then 2024 was again around the 2021-2022 का पेपर। So बहुत ज़्यादा सर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है प्री में, कि किस तरीके के क्वेश्चन सेट होंगे, क्या वो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा इस चीज़ में। बट आई स्टिल थिंक दैट द थीम्स रिमेन कॉन्स्टेंट, कि जिन थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, कोई सरप्राइज थीम ज़रूर आ जाते थे। इस बार 2024 में डिफेंस वाला सरप्राइज थीम, आई थिंक देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफेंस। एक बार स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन आ गए थे 2022 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो थीम्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल थीम्स सेम रहते हैं। तो थीम्स आर रिपीटिंग, बट हाउ, व्हाट इज द अमाउंट, हाउ द क्वेश्चन इज आज, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, दोज आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। और जैसे शगुन आपने थीम्स की बात करी, तो एक थीम मैं डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में, कि जैसे हम हिस्ट्री पकड़ लेते हैं, स्पेशली एंशिएंट मिडीवल की जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो आता है सिलेबस में, ठीक है, तो उसमें पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बड़े अनकन्वेंशनल से ऐसी जगहों से सवाल पूछ लिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स का पार्ट नहीं है। जैसे आपने बताया कि यार आप बड़ा स्ट्रिक्टली रिसोर्सेज लिमिट करते थे, है ना, एंड अक्सर ऐसा होता है कि प्रीलिम्स होने के बाद बच्चे ट्रेस करते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो लेट्स से एल बैशम से था, या ये वाला क्वेश्चन तो उपिंदर सिंह से आ गया, जो कि यूजुअली ऑप्शनल लेवल की शायद किताबें हैं, जीएस के लिए नहीं है ना। तो ये जो बच्चों की अप्रोच है, मतलब कि यार क्वेश्चन पिक एंड चूज़ करके उसका सोर्स ट्रेस करके कि यार अब हम वो वाली किताब करेंगे अगली अटेम्प्ट के लिए, इसको आप मतलब क्या ये ट्रैप है आपके हिसाब से? डिड यू फेल इन दिस ट्रैप, या यू स्टिक टू योर ओन सोर्सेज इररिस्पेक्टिव कि एग्जाम में चाहे 2-4 सवाल इधर उधर से आए, बट उनके चक्कर में हमें पूरे रिसोर्सेज ऐड नहीं करने हैं? Yes, sir. I think it's a very good word that is used. It's a trap. It is a trap. I think UPSC also wants us to fall in that trap. एक क्वेश्चन के लिए, 1-2 क्वेश्चंस के लिए पूरे रिसोर्स चेक करना। एंड सर जैसे अलवसम जैसे किताब है, इट्स 1000 पेज 1500 पेजेस बुक, राइट, रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। सेम फॉर उपिंदर सिंह। हम उन किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वी आर पीपल फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल। तो पूरी बुक को पढ़ना, सोर्स ट्रेस करना, ये सब एस्पिरेंट लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेरे ख्याल से हमें अपने सोर्सेज पे बिलीव करना चाहिए, और जब हम अपने सोर्सेज पे एक्सपर्ट हैं, हमने अच्छे से तैयारी करी हुई है, और एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। और आपको सिर्फ रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करना है, तभी तो हर साल कट ऑफ चेंज होती है। अगर इस साल 100 पे है तो अगले साल 90 पे रहेगी। अगर पेपर टफ आ गया, पेपर ईजी आ गया, तो वही कट ऑफ 110 चली जाएगी। तो आपको बस दूसरों से रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करना है। और अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो वो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है वो सबको हार्ड लग रहा है जो आपके साथ उस रूम में बैठे हुए हैं। सो कुछ क्वेश्चंस के लिए पूरी उसका चेंज करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। और जैसे ही
देयर आर इंस्टीट्यूट्स लाइक स्टडी IQ एंड अदर्स, जैसे ही कोई नया थीम दिखता है या नया वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दिखता है, दे डू दी वर्क इन बैक एंड एंड दे पोस्ट देयर वीडियोज। तो बुक से ज़्यादा इजी होगा कि आप उस वीडियो को जाके देख लें एंड आपके खुद के एफर्ट्स बहुत कट जाएंगे उससे। तो आई थिंक ये दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इनसाइट मैं कहूँगा कि अक्सर मतलब ये एक ट्रैप की तरह ही है कि जब आप कुछ सवाल देखते हो, बहुत रैंडम सवाल है ना, और आप सोर्स ट्रेस करते हो और आप फिर उस सोर्स के पीछे भागते हो और उस चक्कर में आपकी जो कोर स्ट्रैटेजी है वो हिल जाती है, क्योंकि आप बाकी चीज़ें कवर करने के लिए दौड़ गए और उसमें से हो सकता है अगले साल कोई सवाल आए या ना आए, कौन सा कोई गारंटी है। तो शगुन, अच्छा अब जीएस के बाद एक बार जीएस में हमने स्टैटिक की तो बात करी, मुझे आप करंट की स्ट्रैटेजी थोड़ा बताओ कि जीएस प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है, कि आपकी करंट अफेयर्स को कवर करने की क्या कोशिश रही, कैसे करते थे आप? सर करंट अफेयर्स के लिए मेरे ख्याल से द बेस्ट सोर्स इज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कपल्ड विद यूट्यूब फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और इसके साथ साथ आप किसी एक इंस्टीट्यूट की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा सकते हो टू कवर द गैप्स। तो सर इंडियन एक्सप्रेस मैं डेली पढ़ता था। इट वॉज टिल माई इंटरव्यू विच वॉज ऑन 18th मार्च। 18th मार्च के बाद तो मैंने पेपर नहीं उठाया है बट 18th मार्च तक मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेपर। और उसमें कई बार ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। गो फॉर यूट्यूब से जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था 2 साल। 2022 में शायद आया कि द एडजॉइनिंग नेशंस ऑफ अफगानिस्तान बिकॉज US विथड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान डेट ईयर। एंड अब हम सब ये सोच के बैठे थे कि इस साल यूक्रेन आएगा एंड 2023 में यूक्रेन आ गया। एंड अब 2024-5 में हो सकता है कि इजराइल आ जाए, ठीक है। सो इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। गो एंड वॉच अ वीडियो अबाउट जियोग्राफी ऑफ इजराइल कि कौन सी सी है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं प्री में। आई थिंक इट वॉज बैक इन 2008-9 की डेड सी पे भी क्वेश्चन आया, रेड सी पे भी क्वेश्चन आया, एडजॉइनिंग कंट्रीज ऑफ इजराइल एंड द होल मिडिल ईस्टर्न थिंग, द स्ट्रेट्स, द हॉर्मस, द सुएज कैनाल एंड ऑल। तो उसके आप जाके थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए और इंडियन एक्सप्रेस आपका मेन सोर्स है फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स। अब क्या रहता है फिर भी, क्योंकि सिंस वी ऑल आर ह्यूमन, हमसे कुछ गैप्स रह जाते हैं। हम कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई आर्टिकल मिस कर देंगे, एक दिन हम पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए किसी एक इंस्टीट्यूट की हम करंट अफेयर की मैगजीन उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करता था विजन IAS की मैगजीन की, बट अगेन वेरी सेलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट हैवी होता है। वो कंटेंट आपने कवर किया हुआ है, तो इस तरीके से मैं अपने करंट अफेयर्स मेन सोर्स लेकिन आपका इंडियन एक्सप्रेस। और न्यूज़पेपर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं हिंदू और एक्सप्रेस के बीच में। ये एक बड़ी, ये इनफैक्ट मेरे टाइम से एक डिबेट ही चलती आ रही है कि यार कौन सा करें। तो व्हाई डिड यू चूज इंडियन एक्सप्रेस ओवर हिंदू? सर एक्चुअली मैंने भी पहले 3 टाइम में द हिंदू पढ़ा। सो इट वाज इन माय 4th टाइम व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ये बोला जाता है कि 2 पेपर पढ़ो। तो द हिंदू के साथ मैंने इंडियन एक्सप्रेस लगाया एंड अब इसमें भी काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है, तो लोग गाली ना दें मेरे को, बट मुझे ऐसा लगा कि इंडियन एक्सप्रेस बेटर है। मेरे को लगा, और ऐसा क्यों? इट इज़ मोर इंक्लाइन टू सिविल सर्विसेज मेरे हिसाब से। जो उसके आर्टिकल्स हैं आर मोर इंक्लाइन टू सिविल सर्विसेज, दे आर मोर प्रिसाइज। एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है, उस छोटे से एक पेज में 4-5 आर्टिकल होते हैं। और यही हमें सिविल्स में भी करना है। वी हैव टू राइट अ 150 वर्ड आंसर ओनली और एट मैक्स 250 वर्ड आंसर। सो इट इज़ मोर कंसाइंस, मोर इंक्लाइंड टूवर्ड सिविल सर्विसेज एंड उसमें जो ओपिनियंस हैं दे आर मोर बैलेंस्ड। दे आर नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम बट वेरी मच ऑन द मिडल। तो उस हिसाब से मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर। वेल, आई होप हिंदू की एडिटोरियल टीम शगुन को सुन रही है। और शगुन, अच्छा ये बताओ कि जैसे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, है ना, तो अगेन मैं आपसे नोट्स वाला एक सवाल पूछूंगा कि उसके नोट्स आप खुद प्रिपेयर करते थे अलग से कॉपी पे, या आप न्यूज़पेपर पे कई लोग मार्क करते हैं एंड देन कटिंग्स रखते हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आई मेड वेरी शॉर्ट 1-liner notes for myself as far as newspaper current affairs concerned. Sir, with the years, जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ती गई, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे समझ आया कि नोट्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि नोट्स मैटर नहीं करते, नोट्स का रिवीजन मैटर करता है। सो आप 500 पेज के नोट बनाओ जो एक बार भी रिवाइज ना कर पाओ, या 50 पेज के बनाओ जिसको आप 10 बार रिवाइज कर लो, डेट 50 पेज वाले विल बी मोर इफेक्टिव। तो पहले ही कुछ अटैम्प्ट्स में हाँ बहुत लंबे नोट्स बने जिनकी इफेक्टिविटी बहुत कम थी। लास्ट के अटैम्प्ट्स में बहुत शॉर्ट नोट्स, तो
एक करंट अफेयर की न्यूज़ को आई विल ट्राई टू कवर इन वन एंड टू लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, एंड विल कीप माई नोट्स वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। मैं ऑफलाइन नोट्स बनाने, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मेथड ऑफलाइन नोट्स का यूज़ करता था, बट देर आर माई फ्रेंड्स जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स भी काफ़ी बनाए हैं। इट इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑनलाइन नोट्स आर वेरी इजीली एडिटेबल। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर। मैं इसी सवाल पे आ रहा था एडिटेबल पे, कि जब आप ऑफलाइन बना, क्योंकि कोई भी अगर एक न्यूज़ आइटम है तो वो कई बार डेवलपिंग चीज़ होती है, कि आज एक न्यूज़ आई उस चीज़ पे, हो सकता है 6 महीने बाद फिर कोई डेवलपमेंट हुई हो, तो उसको फिर उसी में ऐड करते थे या अलग से फिर नई एक एंट्री बनाते थे? हाँ, फिर उसमें भी यही एक्सपीरियंस से एक आदत आ गई कि पहले बात तो मार्जिन छोड़ने लग गया। सो एक मोटा मार्जिन साइड में छोड़ देता था नोट्स बनाते वक्त कि कोई चीज़ ऐड होगी तो इस मार्जिन में ऐड हो जाएगी। दूसरा सर ये भी समझ डेवलप हो गई कि ये टॉपिक तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, तो लीव द स्पेस कि यहाँ पे आप चीज़ों को एडजस्ट करो। ये थोड़ा शायद मेरे ख्याल से प्रैक्टिस से आएगा, बट या डिजिटल नोट्स का सर ये फ़ायदा है कि दे आर वेरी इजीली एडिटेबल। इफ़ समवन वांट्स टू गो फॉर डिजिटल नोट्स, वो भी एक अच्छा आइडिया होता है। और जब आप नोट्स बनाते थे न्यूज़पेपर से, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाते थे, या आपकी कुछ वैसा था कि यार ये मेरे प्रीलिम्स के हिसाब से नोट्स हैं और ये मेरे मेंस के हिसाब से नोट्स हैं? ये सर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन रहता है। क्योंकि सर मेंस का सिलेबस डिफाइंड है और प्रीलिम्स में इट इज़ बेसिकली एवरीथिंग अंडर द सन। तो हाँ, तो सर मेंस में अगेन मेंस के फिर GS 1 2 3 4 में भी आप डिवाइड करोगे, आप उनके भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करोगे, तो मेंस के आपके स्टैटिक के नोट्स तो बने हुए हैं, तो आप वो देखोगे कि वो टॉपिक स्टैटिक में कहाँ जाता है। अगेन मैंने स्टैटिक के नोट्स में ध्यान दिया था कि मैं मार्जिन्स छोड़ दूँ, या आई लीव इनफ स्पेस इफ आई हैव टू ऐड समथिंग। एक टॉपिक के नोट्स खत्म हो गए तो पीछे का एक पेज छोड़ दिया खाली, कुछ ऐड करना हो तो उस पर। तो सर और कुछ कंप्लीटली नया ही टॉपिक है तो फिर उसके तो नए नोट्स ही बन जाएंगे। जैसे अगर निसार मान लीजिए एक्सप्लेन होने लग गया, चंद्रयान 4, इंडिया स्पेस सेंटर, ऐसे कुछ नई चीज़ें आ गई, तो हाँ, तो मैं मेंस और प्री के नोट्स में थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस से डिफरेंशिएट करता था। तो अलग अलग कॉपी थी आपकी? हाँ सर, अलग अलग फाइल थी फॉर प्री एंड मेंस। ठीक है। अब एक बार बात करते हैं कि जिस दिन प्रीलिम्स का एक्चुअल एग्जाम होता है ना, मतलब उस दिन आप किस माइंडसेट से एग्जाम में जाते हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होती है, एक माइंडसेट होता है कि यार मेरे को इतने क्वेश्चन पहले टारगेट करने हैं, इतने तो होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें लोग सोच के जाते हैं। तो आप किस माइंडसेट से प्रीलिम्स एग्जाम में जाते थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रीलिम्स से एक दिन पहले अपने आप को पूरी तरीके से काम करने की कोशिश करता था कि काम रहिए, क्योंकि एज आई सेड सर 20-25 हज़ार आंसर्स किसी को नहीं आते। तो मुझे पता है कि मुझे अगले दिन जाके आंसर पर अराइव करना है, कि कुछ एलिमिनेट करके कुछ करके किसी तरीके से आंसर निकालना है, एंड अगर मेरा दिमाग शांत है मैं तभी उस आंसर को निकाल पाऊंगा, वरना मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो सर पहले तो हो गया दिमाग शांत करना। सर दूसरा खुद पे भरोसा करना कि अगर मुझे पेपर हार्ड लग रहा है तो मेरे रूम में और जितने भी UPSC एस्पिरेंट आज एग्जाम दे रहे हैं सबको हार्ड लग रहा है। इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एवरीवन हु इज सीइंग कि आज का पेपर हार्ड है। और सर फिर ये प्रैक्टिस कर करके PYQs और टेस्ट सीरीज दे के ये कि व्हाट इज़ द सूटेबल स्ट्रेटेजी फॉर मी टू सॉल्व दिस एग्जाम। सर मेरे लिए ये रहती थी कि मेरा टारगेट जो रहता था कि मैं पहले 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़ लूँ, और जो शॉर्ट मेरे आंसर्स हैं उनको मैं बबल कर लूँ, एंड फिर नेक्स्ट राउंड में मैं उन क्वेश्चंस पे आऊँ जो बाकी रह गए हैं। तो वो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 75 बाकी रह जाएंगे। फिर उन 75 के में से जितने हो सकते हैं मैं आंसर ड्राइव करने की कोशिश करूँ उनको, और मैं साथ साथ बबल करता था, कीपिंग द केयर ऑफ द फैक्ट कि मैं 8 है तो 8 को ही बबल कर रहा हूँ, 9 है तो 9 को ही बबल कर रहा हूँ। और ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हाई करने की कोशिश करता था। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट को अगर छोड़ दें, जहाँ मैंने शायद 87 या 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, फॉर ऑल अदर अटैम्प्ट्स आई हैव गॉन 90+, शायद लास्ट अटैम्प्ट में 95-96 क्वेश्चंस में। सो सर मैं इस रेशियो पे काम करता था कि अगर देर आर 10 क्वेश्चंस जहाँ मैंने एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग की कोशिश करी है, इफ आई गेट 5 रॉन्ग एंड 5 राइट, still my score will be a good positive. I will get 6+6+7 marks. So taking care of that, I used to attempt high number of questions. और फर्स्ट राउंड में मतलब जब पहले गो थ्रू करते थे तो 20-25-30 सवाल बस। 20-25 30 भी तो सर मेरे ख्याल से कभी कमी नहीं होगा, 25 तक। आपको लगता है कि 25 सवाल ही ऐसे होते हैं जिसका एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर आपको फर्स्ट शॉट में पता लग जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के अंदर बाकी आप अटेम्प्ट करते हैं, देन 90+ का आपका टारगेट रहता था कि यार इतने हम अटेम्प्ट कर लें।
ओके, ठीक है। सीसैट की एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम है, आपने मेंशन भी किया। तो सीसैट की खुद से प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस मतलब पास्ट ईयर पेपर्स की करते थे या कैसे करते थे सीसैट? सर सी सेट में क्या हुआ, जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ते गए वो मैथ से दूरी भी बढ़ती गई, क्योंकि फिर 2019 में ग्रेजुएशन हुआ है मैथ से। तो फिर पहले अब जैसे ये फेज शुरू हो गया, मान लो अब आज फेज शुरू होता है कि आज से मुझे प्रीलिम्स प्रिपरेशन करनी है। तो पहले तो आपको सारे वो फॉर्मूलाज, वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, तो पहला फोकस आता था उनके रिवीजन पे। उसके लिए सर आई होली रिलाइड ऑन यूट्यूब। सो देर आर मैराथन वीडियोस, 5-5, 6-6 घंटे के वीडियोस हैं, तो उनको वही रोज़ आधा आधा घंटे का देख लिया। तो पहले 15-20 दिन मेरा यही फोकस रहता था। जैसे अगर आप 2 महीने के लिए 2 महीने प्रीलिम्स को दे रहे हो, तो पहले 15-20 दिन कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टाइम, वाटर टाइम, बोट टाइम, ये सब। और फिर उसके बाद गो फॉर द प्रैक्टिस टीम। प्रैक्टिस के लिए बहुत PYQ एंड टेस्ट सीरीज। सर इसमें क्या है कि आई थिंक जो मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसमें टेस्ट सीरीज एंड PYQ बोथ रखो। जो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उसमें फोकस मोर ऑन PYQs, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे UPSC पूछता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द इन्फ्रेंसेस। तो व्हाट डू UPSC मीन्स बाय अजम्पशंस, व्हाट डू UPSC मीन बाय इन्फ्रेंस, क्योंकि अजम्पशन के बहुत मतलब हो सकते हैं। वन अजम्पशन कैन बी वेरी वाइल्ड अजम्पशन, नॉन अजम्पशन कैन बी वेरी लिमिटेड टू द पैराग्राफ टाइप अजम्पशन। तो UPSC क्या चाह रहा है, आप क्या कितना अज्यूम करो, आप बहुत ही ज़्यादा अज्यूम कर लो, आप लिमिटेड अज्यूम करो, वो आपको UPSC के PYQ से पता लगेगा। फॉर इंग्लिश आई स्टिक टू द PYQs। अब शायद 2013-14 में पहला CSET हुआ था, नाउ वी हैव अ गुड 10 years का सेट फॉर इंग्लिश। एंड फॉर टेस्ट सीरीज इट वॉज पहले, फॉर मैथ्स इट वॉज पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर PYQ और टेस्ट सीरीज के कॉम्बो में क्वेश्चन सोल्व करते रहो। और पास्ट ईयर पेपर्स आप जैसे सीसैट के तो आपने लगाए और काफ़ी आपको हेल्प मिली, GS के भी कितने साल के पास्ट ईयर पेपर्स करके गए थे आप? सर GS के आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में पिछले 10 साल, बिकॉज दे आर वेरी डायनामिक थिंग्स। जो 10 साल पहले हुआ था वो चेंज भी हो चुका होगा, नई डिस्कवरी हो चुकी होंगी। फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कुछ हद तक इको, आई गो फॉर पास्ट 20 years, 20-25 years। तो उसमें सर जितना ज्ञान आ जाए उतना अच्छा। ठीक है। और इकोनॉमी की अगर मैं एक बार थोड़ी सी बात करूँ, इकोनॉमी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं इसमें। इकोनॉमी को लेके मतलब सिंस इट्स अ वेरी करंट सब्जेक्ट है ना, तो स्ट्रैटेजी कैसी थी कि यार करंट ओरिएंटेड अलॉन्ग विद बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह वो करके जाते थे? जी सर, वो कवर करके जाता था, क्योंकि जिस दिन बजट अनाउंस होगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अगले दिन बहुत इंटेंसिव कवरेज रहेगी न्यूज़पेपर्स में, राइट, अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर अनाउंस, व्हाट आर द स्कीम्स एंड अदर थिंग्स। और एक PIB की समरी आ जाती है, शायद 7-8 पेज की एक समरी आ जाती है PIB की, राइट। उससे वो कवर कर लिया। सर बेसिक अप्रोच ऑफ इको यही थी कि पहले मेरे को इको की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए कि कैसे मनी राइज होता है, कैसे मनी वो होता है, व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई, जिससे हर चीज़ पूरी को चलती है। तो उसके लिए पहले कुछ मृणाल सर के वीडियोस देखे थे, फिर विवेक सिंह सर की एक बुक आती है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाई। जब वो चीज़ें समझ में आने लगी तो फिर आपको करंट भी समझ में आने लगेगा। जब न्यूज़ होगी कि आज रुपी फॉल कर रहा है, या वर्ल्ड में डिफ्लेशन आ सकता है, या इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, एंड देन देयर इज़ अ प्लान टू डू डॉलराइजेशन, फिर वो चीज़ें दीज थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। एंड कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेके आज ये गाइडलाइन आई है, UPI को लेके ये चीज़ हुई है, लिमिट 1 लाख से 2 लाख कर दी गई, देन दीज थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस वंस योर स्टैटिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर। फिर आप उनको थोड़ा सा एडिट करके अपने नोट्स का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है शगुन, अब प्रीलिम्स की हमने काफ़ी बात करी, अब प्रीलिम्स के बाद अब ज़रा मेंस पे मूव करते हैं, है ना। तो मेंस को लेके GS पेपर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो GS पेपर 1 को लेके मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सर मेंस में स्पेसिफिकली लाइक अगर हम GS पेपर 1 के जैसे पेपर की बात करें, मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। सो एक तो पहली बात आप सिलेबस देख लें, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री मेक्स अ बिगर पार्ट, और मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में पूछनी जा रही है, ठीक है। देन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, इस बार शायद 10 आ गए हैं, ठीक है, एंड सोसाइटी। तो आप सिलेबस देख लें, पूरे सिलेबस को कवर करो, उनके नोट्स बनाओ,
कीप द नोट्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो मैं वही 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स की स्टडी पे चलता था। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके 2 पेज के जा सकते हैं, बट ट्राई टू राइट 1 टॉपिक 1 पेज की। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है तो उसके आपके 1 पेज के नोट्स हैं, दैट्स इनफ। या फिर द गांधीयन फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, उसके 2 पेज के नोट्स हैं, डेट्स इनफ। कीप योर नोट्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल, रिवाइज देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब GS1 में थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो हिस्ट्री के आंसर राइटिंग है, जो ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग है और जो सोसाइटी के आंसर राइटिंग है, उसमें हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं। एक मेरे ख्याल से एक अच्छा हिस्ट्री का आंसर वो माना जाएगा जिसमें आप थोड़ी सी डेट्स, पर्सनैलिटीज़, एग्जाम्पल्स को मेंशन कर रहे हो। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 1-2 डायग्राम बना रहे हो, वो बेटर आंसर माना जाएगा। ज्योग्राफी में वो बेटर आंसर माना जाएगा जिसमें यू आर मेकिंग डायग्राम्स एंड मैप्स। आप जो जैसे क्लाउड ब्रस्ट का फॉर्मूला है, उसमें एक डायग्राम बनता है कि इस तरीके से बिगर ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैप्स। अगर आपको मिनरल्स दिखाने हैं तो वो मैप्स में दिखाए। सोसाइटी का जो आंसर है वहाँ पे सोसाइटियल कीवर्ड्स जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशल मीडिया, सेकुलराइजेशन, फंडामेंटलिज्म, ये 10 तरह के कीवर्ड्स आ गए। और कास्ट, क्लास, पेट्रियार्की, वेज गैप, इन तरह के कीवर्ड्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आई हैं वो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लो। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन की GS1 में ही हिस्ट्री के आंसर इस तरीके से लिखोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्योग्राफी का आंसर इस तरीके से और सोसाइटी का आंसर इस तरीके से। और शगुन आई थिंक बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि पूरे पेपर को आप एक तरीके से नहीं देख रहे, आप बेसिकली सब्जेक्ट के हिसाब से उसके आंसर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश रही आपकी। और जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में फिर भी लोगों को काफ़ी क्लैरिटी रहती है कि ये रिसोर्सेज हैं और ये सब करना है। सोसाइटी में लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार सोसाइटी में क्या कौन सी NCERT पढ़ें या क्या सब्जेक्ट, क्या बुक पढ़ें, क्या करें। तो सोसाइटी को लेकर कैसे अप्रोच किया सर? आपने? सोसाइटी में माई ऑप्शनल हेल्प मी अलॉट बिकॉज इट वाज सोशियोलॉजी, तो वहाँ पे चीज़ें मिल जाती थी। देन सोशियोलॉजी के सोसाइटी के मैंने कोई पर्टिकुलर नोट्स ऐसे रेफर नहीं किए। आई टुक इंटेंसिव हेल्प ऑफ गूगल। तो मैंने उस पूरा सिलेबस का कीवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, एंड लास्ट में लिख दिया UPSC, ठीक है। तो लिंक्स आ जाएंगे आपके पास 4-5, ठीक है। उसमें वो विजन के लिंक रहेंगे, प्रहार के रहेंगे, कोई वीडियो रहेंगे, उन कोई भी आप एक लिंक उठा के जो भी आपको बेस्ट लग रहा हो उसके एक बेसिक नोट्स बना लीजिए और उन बेसिक नोट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। और ये कोशिश करिए कि जितने भी आपके क्वेश्चंस, मतलब आपके जो नोट्स हैं, उनसे PYQ कवर हो रहे हैं, बिकॉज PYQ काफ़ी बार रीमैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे हर 2-3 साल में रीजनलिज्म पे एक क्वेश्चन आता ही है, लिंग्विस्टिक इश्यूज़ पे क्वेश्चन आ जाता है, कास्ट पे क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। तो PYQ आपके नोट्स में सही से कवर हो जाए। और GS पेपर 1 की आंसर राइटिंग जैसे आपने मेंशन किया, तो आंसर राइटिंग की क्या डेली प्रैक्टिस करते थे खुद से या टेस्ट सीरीज लगाते थे? कैसे करते थे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस? सर, इन द फेज बिटवीन प्री एंड मेंस, जो वो वाला फेज है, उसमें मैंने इस बार डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। एक पीयर ग्रुप बना के, और उस पीयर ग्रुप में मैं और मेरे दोस्त थे, और हम एक बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था कि आज तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड बाकी जब तक आंसर नहीं लिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे भी नहीं, एंड दोज क्वेश्चंस विल बी PYQ बेस्ड। हल्का सा अगर वो बंदा अपने समझ के हिसाब से उसको ट्वीक करना चाहे तो वो ट्वीक कर सकता है। फिर 4-5-6 आंसर्स GS के, 3-4 आंसर सोशो के, तो एक्सटेंसिव 1.5 से 2 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करता था। इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट पहले भी करी है, पर इस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली करी, और आई थिंक डैट पेड ऑफ, बिकॉज जो मेरा मेंस का स्कोर है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस बार, इंप्रूवमेंट ऑफ 61 मार्क्स फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो दैट इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आई यूज टू मार्क दिस PDF as day 1, day 2, day 3, and I still remember the last PDF was mentioned like around day 52. एंड जिस दिन टेस्ट लिख रहा हूँ उस दिन ये डेली आंसर नहीं लिख रहा, तो 12-13 टेस्ट भी लिखे हैं। तो एक 90 डे का गैप था इस बार शायद प्री और मेंस के बीच। 16 जून को भेजा, 20 सितंबर को मेंस था, सो इट वाज अ टोटल 90 डेज। उसमें से शायद मैंने 65-70 दिन आंसर्स लिखे हैं बैठ के। तो जैसे मेंस में शगुन आपने बताया कि सिग्निफिकेंट डेल्टा आया, 61 मार्क्स आपके ज़्यादा आए, तो अगर मैं GS की आंसर राइटिंग के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करूं तो आपके दिमाग में ऐसी क्या 2-3 चीज़ें आती हैं जो आपने फाइनल अटेम्प्ट में जिसमें आपका रैंक 100 आया, उसमें आपने
ज़्यादा अच्छे से करी एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स? यस सर। सो सर मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही वो थी स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन। पहले भी कंटेंट तो था, और अब जब पढ़ते हैं तो कंटेंट डेवलप हो जाता है सबका, बट हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला भी हमारे कंटेंट को बहुत आराम से पढ़ पाए, सिर्फ वो कंटेंट हमारे दिमाग में ना रह जाए। तो उसके लिए पहली बात तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की कोर डिमांड को समझना, क्योंकि फिर हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं क्वेश्चन की कोर डिमांड को आंसर करे बिना। जितना जल्दी हो सके उस कोर डिमांड तक पहुंचना। सिर्फ इंट्रो लिखा और अब आप कोर डिमांड पे आ जाओ। बेटर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन, अ गुड प्रेजेंटेशन विद अ वेरी गुड रीडेबिलिटी, क्योंकि मेरे साथ सर ये इशू था, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो आई हैव टू फोकस ऑन गुड रीडेबिलिटी ऑफ द आंसर, वो रीडेबिलिटी मेंटेन करना, ये चीज़ थी सर। सेकंड चीज़ जो इस अटैम्प्ट में मैंने बेटर करने की कोशिश करी वो थी विजिबल वैल्यू एडिशन। तो जैसे मैप्स बनाए, GS3 में अगर बात करेंगे तो उसमें ग्राफ्स काफ़ी बनाए, पाई चार्ट्स काफ़ी बनाए, और केस स्टडीज़ लिखी। केस स्टडीज़ लिख के अलग से बॉक्स कर दिया, कोई स्पेशल एग्जाम्पल है तो उसको अलग से बॉक्स कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखा कि इफ़ अ पॉइंट इज फॉलोड बाय एन एग्जाम्पल देन दैट पॉइंट एंड एग्जाम्पल आर सेपरेटली विजिबल, कि दिख रहा है एग्जामिनर को कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। सर प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन, ये 3 चीज़ों पे मैंने इस बार पिछली कंटेंट के साथ साथ इन तीनों चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया। और आई थिंक ये जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, आई थिंक काफ़ी लोगों को ये रहता है मन में कि यार हमारी तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हमारे तो आंसर्स पढ़ ही नहीं पाएगा, बट आई थिंक आपने अपनी हैंडराइटिंग को कॉम्पनसेट किया थ्रू बेटर प्रेजेंटेशन, जो आपने जस्ट अभी मेंशन किया। एंड आई एम श्योर एग्जामिनर जब एक वेल स्ट्रक्चर्ड, जो ना ईजी टू गिव आंसर्स, मतलब आपको किसी की लाइफ आसान करनी है, आपको चेक करने वाले के लिए ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि यार कोई आपका आंसर पढ़ेगा तो उसकी लाइफ कैसे आसान करी जाए, है ना, कैसे उसको सामने सामने चीज़ें दिख जाएं। तो इन सब चीज़ों पे जैसे एग्जांपल्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, तो क्या टॉपिक वाइज आपने अलग से इसकी कोई रिपोजिटरी बनाई थी कि यार जो जीएस के मेन टॉपिक्स हैं तो उनके हिसाब से मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ या किस तरह का डायग्राम बन सकता है? क्या ये पहले से आप सोच कर गए थे, बनाकर, मतलब ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट था? यस सर, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन, क्योंकि सर वही 3 बार जब मेंस नहीं हुआ तो मेरे को समझ में आया कि कुछ तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे, क्योंकि एवरेजिश मार्क्स आ रहे थे। ऐसा भी नहीं हो रहा था कि मेंस कट ऑफ बहुत नंबर से, एक बार 10 नंबर से रही, एक बार 2 नंबर से रही, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पास ही हो, बट वो एक एक्स्ट्रा आधा नंबर, एक्स्ट्रा 1 नंबर नहीं मिल रहा है आपको हर आंसर पे। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो सर वही हर जीएस में आंसर लिखने का जैसे सर अलग तरीका होता है, तो एक छोटी से 2-3-4 पन्नों की फाइल बनाए जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी के मैप्स थे। इंडिया का मैप मिनरल, वर्ल्ड का मैप मिनरल, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हैं। देन देयर वाज मैप ऑन प्लेट्यूज, देयर वर मैप ऑन ऑल अदर थिंग्स। फिर एक इसकी पॉलिटी के लिए फाइल बनाई, इट वाज अ लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच यू कैन कोट। देन देयर वाज अ लिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस, 30-35 केसेस की लिस्ट बना ली थी। देन देयर वाज अ लिस्ट ऑफ कमेटीज जीएस के हिसाब से, कि फिशरीज आएगा तो मीना कुमार कमेटी को कोट करूंगा, SSGs आएगा तो इनको, आई थिंक ये NGOs के लिए समथिंग विजय कुमार कमेटी इज़ देयर, इस कमेटी को। तो उन सब की जो वैल्यू एडिशन मटेरियल था उनके अलग से छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाए थे, उनको भी वो देवर समथिंग जो मैं एग्जाम पे जस्ट पहले रिवाइज करता था कि दोनों जीएस के बीच में गैप मिला तो एक बार बस पन्ने पलट के मैप्स देख लिए या पन्ने पलट के वो देख लिए, तो वो भी मैंने अलग से बनाया। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शगुन ने बोला, क्योंकि स्टैटिक और करंट बेसिक सोर्सेज से ऑलमोस्ट सब लोग करके जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो आप वो इन्हांसमेंट या इनरिचमेंट की लेयर है जो कि आपकी पर्सनल है, क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होगा उसको इनरिच करने का। भले ही स्टैटिक करंट आप सिमिलर लिख रहे हैं सब लोग जो भी सिलेक्ट हुए होंगे, बट वो जो इनरिचमेंट की एक लेयर है वो आपको ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। और आई थिंक जैसे शगुन ने बताया कि उसके लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट लगता है, मतलब आपको वो टॉपिक्स के हिसाब से वो सारा मटेरियल एक आपको प्रिपेयर करना चाहिए जो कि आप आंसर के अंदर स्प्रिंकल कर पाएँ जब आप एक्चुअल मेंस में बैठे हैं। ठीक है, और जीएस पेपर 2 और 3 की बात करते हैं जो कि काफ़ी करंट बेस्ड हैं, और है ना, तो उसको लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर उसमें भी पहले तो यही था कि आपके पास सिलेबस है, सिलेबस के सारे कीवर्ड्स को, हर पॉइंट को, PYQs को कवर कर लो, उसके बाद करंट पे मूव करो।
एंड देन देर आर plenty ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन करंट, और उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, क्योंकि फिर PYQ देख देख के ये आपको आदत हो जाती है कि यार ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 33% वुमेन रिजर्वेशन दो लागू नहीं हुआ है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। तो वाई नॉट, व्हाट आर द इश्यूज, ये सब अभी वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ में है, दो नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये काफ़ी प्रोबेबल टॉपिक बन सकता है। तो इसके बारे में न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आते रहेंगे, करंट अफेयर मैगजीन्स इनको कवर कर लेंगी। तो प्रिपेयर वन पेज नोट्स ऑन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इन करंट अफेयर्स, उनके भी वैल्यूएशन देख लो कि इलेक्शन इंडिया में इस आर्टिकल पे आते हैं, तो फॉर वन नेशन वन इलेक्शन ये आर्टिकल अमेंड होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, 81A 82A लगेगा, रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी है, उसने ये सजेशंस दिए हैं। देन इलेक्शन की वजह से क्या दिक्कत आती है, NK बोस ने उस पर एक छोटा सा रिसर्च पेपर सबमिट किया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज़ पे दिक्कत आती है। तो ये सब आपने नोट्स बना लिए, अपना वैल्यू एडिशन ऐड कर लिया, कोई कभी कभी पहले कमेटी बनी हो उसकी कुछ चीज़ें लिख ली, इस तरीके से फिर वही चीज़ फिर अपने स्टैटिक नोट्स के साथ कंबाइन कर दी। और जैसे पेपर 2 की खासकर जैसे बात करें, पेपर 3 की भी इनफैक्ट इंडिया में कुछ लैंडमार्क कमिटीज़ कमीशंस रहे हैं पास्ट में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था ARC पेपर 2 के लिए, या सरकारिया कमीशन थी सेंटर स्टेट पे, पुंछी कमीशन थी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की कमीशंस थी। तो ये कुछ लैंडमार्क रही हैं जिनकी शायद रिकमेंडेशंस आज भी शायद रेलिवेंट हो। तो क्या उनको भी अलग से डिड यू स्पेंड डेडिकेटेड टाइम कवरिंग दोज, भले ही वो न्यूज़ में डेली ना रहें, बट क्या उनको भी आप कवर करके गए थे? सर उनके जो सजेशंस हैं वो आप कहीं भी कोट कर सकते हो, क्योंकि जब हम सर रियल टाइम में आंसर लिख रहे होते हैं कई बार माइंड ब्लॉक आ जाता है, एंड आपको 8-9 मिनट में एक आंसर लिखना है, तो दैट माइंड ब्लॉक इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। तो अगर आपके पास पहले से ही कमेटीज़ के सजेशन तैयार हैं, आपसे कोई सजेशन मारेंगे आप तुरंत बड़ बड़ उसको लिखने लगे हुए, सरकारी कमेटी पुंछी कमेटी, तो ये क्योंकि GS2 का पार्ट है, तो इनके भी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बेसिकली वही नेट से सर्च करके सरकारी कमेटी रिकमेंडेशंस UPSC ये कीवर्ड डालो, फिर उनके मेन में आ जाएंगे, उनको आप 10-12 रिकमेंडेशंस को लिख लो, उनके कीवर्ड्स याद कर लो ताकि आप उनको एग्जाम में रिपीट कर पाओ। जैसे शगुन, हमने प्रीलिम्स के लिए ये बात करी थी कि कितना काम समझने का है और कितना रटने का, तो आपने कहा था कि ज़्यादातर समझने का है, कुछ रटने का है प्रीलिम्स की। मेंस के लिए आपका क्या कहना होगा? क्या ये कहना सही होगा कि ये पूरा काम समझने का है, या इसमें भी कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि आप अलग से शायद मेमोराइज करके गए थे कि यार ये वहाँ पे डाल सकें? यस सर, आई थिंक वही एक बैलेंस है, मेमोराइजेशन भी है। जैसे सर इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप कोई आर्टिकल गलत लिख दो, अगर आपने आर्टिकल गलत कोट कर दिया डेट विल एक्चुअली गिव अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन, राइट। या फिर आप हिस्टोरिकल कोई ईयर बहुत ज़्यादा ऑफ कोट कर दो, कोई चीज़ हुई 1850 में आप 1950 कोट कर दो, डेट विल गिव अ वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। तो उन सब चीज़ों को वैल्यू एडिशन, जो आपको किसी भी आंसर की जो चीज़ कोर होती है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो कोर नोट्स हैं आपके, जो कोर चीज़ों के बारे में, उसमें जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो आपको रटी हो, आप उसमें गलती ना करें। आर्टिकल्स, कोर्ट केसेस मेंशन करने में गलती ना करें, कमेटीज़ की स्पेलिंग मेंशन करने में, और इको में GS3 में डाटा मेंशन करने में गलती ना करें कि ग्रोथ रेट है 7.1%, आप लिख के आ रहे हैं 6.1%, क्योंकि सब लोग 7.1% लिख के आ रहे हैं, आपकी गलती पकड़ी जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा रोल ऑफ मेमोराइजेशन भी आता है। मोस्टली समझने का है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की चीज़ है, बट या यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट विद इट मेमोराइज। ठीक है। और GS पेपर 2 और 3 की अगर हम मेंस की बात करें, तो अक्सर एग्ज़ाम में कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, ठीक है? तो पीपल यूजुअली थिंक कि क्या मैं इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत लिख कर आ जाऊँ, 2-4 लाइनें लिख के आ जाऊँ, उसके मेरे को कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो हाउ डिड यू गो अबाउट इट, कि क्या जब आप एक्चुअल मेंस में बैठे, आपने इतनी बार 5 बार मेंस दिया है ना, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहाँ पे आपको बहुत वेग आइडिया है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते थे? तो सबसे पहले तो ये रहता था कि इन क्वेश्चंस पे एंड पे आना है, पहले जो आ रहे हैं वो कर दो, फिर इन क्वेश्चंस पे एंड पे आओ, देन रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, बेशक वो चीज़ आपको आती नहीं है, एक्सपीरियंस का पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है, जितना आ रहा है उतना लिख दो, ठीक है। जो चीज़ आपको लग रही है कि यार इससे
ये मैप या ये आर्टिकल या ये डाटा रिलेटेड है वो डाटा कोट कर दो, 3-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करो। बट मैं लिविंग द क्वेश्चन ब्लैंक अप्रोच पे नहीं जाता था, मैं लिख देता था आंसर को। और जो भी थोड़ा बहुत क्लोज है उसको मैं कोशिश करता कि मैं लिख कर रहा हूँ। एंड यू थिंक दैट हैज हेल्प्ड यू ओवर द इयर्स? या आई डू थिंक, क्योंकि फिर मतलब दो बेशक कम नंबर मिले, 2-3 नंबर मिले, बट शायद नंबर तो मिल ही जाएंगे। नंबर हाँ, बट उसमें भी एक चीज़ जो मुझे लगता है ज़रूरी है कि बिल्कुल ही उस क्वेश्चन को देख के होपलेस होने की या दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है, कुछ तो आपको उससे रिलेटेड ज़रूर पता होगा। जैसे शायद इट वाज अ क्वेश्चन इन 2023, फायोट्स पे क्वेश्चन आया था, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो ज्योग्राफी की जो चीज़ होती है, तो उसको बहुत वेग आइडिया था कि होते क्या हैं। देन क्वेश्चन छोड़ दिया, लास्ट में आया, फिर मैंने ये समझने की कोशिश की कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, मैंने कहा चलो मुझे बस इतना पता है फायोट्स क्या होते हैं, डायग्राम बना दो एक तो, ठीक है, इंट्रो में लिख दो, फिर जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देगा, इस चीज़ में हेल्प कर देगा, वहाँ से पानी गुजर जाएगा, नदियाँ गुजर जाएंगी, लोग गुजर जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फायोट्स पिघल जाएंगे, जितनी चीज़ें पता थी वो लिख दी। मैं भी बहुत अच्छे मार्क्स ना आए, बट कुछ आंसर जरूर उसमें मिल जाएगा, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और शगुन, जैसे पेपर 1 में आपने बताया था अभी, जीएस पेपर 1 में, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी की आंसर राइटिंग की अप्रोचेज आपकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यही चीज़ अगर हम पेपर 2 और 3 के लिए बात करें, क्या उसमें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों तो को? सर पेपर 2 में जो क्वेश्चन गवर्नेंस मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और उसके थे, उसमें इट वाज राइटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड कमेटी रिकमेंडेशंस दैट विल मेक योर आंसर अ हाईलाइट टू द एग्जामिनर। गवर्नेंस के क्वेश्चंस की जहाँ तक बात आती है, इट वाज गिविंग मैक्सिमम केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। ऑल्सो राइटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स कि गवर्नमेंट ने, स्टेट की गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग पीपल। थर्ड, ऑल्सो इन गवर्नेंस वॉज इंक्लूडिंग मल्टी डायमेंशनलिटी इन योर आंसर कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑन वुमेन, यूथ, चिल्ड्रन, रूरल, अर्बन, हर तरीके का क्या इम्पैक्ट होगा। आईआर के क्वेश्चंस में वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से थोड़ा मैप से हो सकता है। वो हाईलाइटेड मैप, जैसे आप ईरान की बात करो तो छब्बार पोर्ट दिखाओ, श्रीलंका में आप हम्बनतोता पोर्ट दिखाओ, इंडियाज एक्सटेंडेड नेबर दिखा दो। और अगेन आईआर में मल्टी डायमेंशनलिटी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि किसी भी नेशन से हमारा रिलेशन जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, डायस्पोरा वाला एंगल, साइंस एंड टेक में कोलैबोरेशन वाला एंगल, डिफेंस में कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन, ये सब इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच, लुक ईस्ट अप्रोच, लुक वेस्ट अप्रोच, वो सब। तो GS2 में बेसिकली इस तरीके से कोशिश करता। और जब आपके जो आंसर्स होते थे, क्या मतलब आप उसको लाइन पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे या कुछ बुलेट पॉइंट्स में बिल्कुल सटीक वैसा लिखते थे? क्या अप्रोच रहती थी? सर मेरी बुलेट पॉइंट्स वाली, पॉइंट 1 2 3 4 नंबरिंग ऑफ पॉइंट्स वाली अप्रोच थी। एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि सर उससे फिर नीटनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी आंसर की। ऑलरेडी विद अ बैड हैंड राइटिंग, इफ़ आई कॉम्प्रोमाइज द नीटनेस ऑफ माई आंसर, दैट विल मेक द टास्क ऑफ द एग्जामिनर हार्डर। ठीक है, जीएस पेपर 4 की बात करते हैं। अक्सर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं इस पेपर को लेके, तो GS4 एथिक्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी थी? सर GS4 एथिक्स इज़ अ पेपर जिसमें मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है, आप इसके सिलेबस को कुछ दिनों में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस कवर करने की यही स्ट्रेटेजी है कि आप हर कीवर्ड को समझ के उसके सिलेबस को कवर कर लें। हर कीवर्ड के ऊपर आपके पास नोट होने चाहिए, उसका इथिकल डायमेंशन आपके पास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, इट्स यूज इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेली लाइफ, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड और डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड फॉर दैट कीवर्ड, एंड अ गुड कंक्लूजन एंड कोट्स। जैसे इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी को इट्स अ कीवर्ड, सो व्हाट इज इंटीग्रिटी, इफ देर इज अ कोट रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, इफ देर इज अ डायग्राम, शायद जैसे इंटीग्रिटी में ही हम वो डायग्राम बनाते हैं, व्हाट यू थिंक, स्पीक एंड से इज इन करेक्ट सिंक में होना चाहिए। सिंक, तो वो 3 गोले बना दिए, बीच में इंटीग्रिटी दिखा दिया। इफ यू हैड दैट टाइप ऑफ डायग्राम, देन व्हाई इंटीग्रिटी इज नीडेड इन डेली लाइफ, उसके 4-5 पॉइंट, व्हाई इट इज नीडेड इन गवर्नेंस, उसके 4-5 पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रिटी, IAS ऑफिसर्स, नॉन IAS ऑफिसर्स,
from daily life, historical examples, what are the difficulties faced in integrity like corruption and all, and ये हर एक उसके पहले आप इस तरीके से नोट्स बना लीजिए। तो आपके नोट्स में हर तरह का वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में कर लीजिए, क्योंकि इसमें नोट्स की लेंथ नहीं बढ़ती है। दूसरा, यहाँ करंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। जीएस पेपर 4 में करंट से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आने वाले, तो आपके वन टाइम नोट्स बन जाते हैं वो। तो आप कोशिश करो कि उसी में आपका कोट हो, उसी में आपके एग्जाम्पल्स हों, उसी में आपके डायग्राम्स हों, उसी में आपने हर डायमेंशन में उसको खोला हो। एंड देन वंस दिस पार्ट इज डन, मूव टू आंसर राइटिंग। जब भी वो क्वेश्चन आएगा उसकी आप डिमांड के हिसाब से अपने नोट्स देखे, मतलब अपने नोट्स को याद करो और उस आंसर में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। एंड कीप इन दोज थिंग्स कोट्स एंड एन एग्जाम्पल इन माइंड, बिकॉज वो आपको आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड थी चीज़, अदर इम्पोर्टेंट चीज़, केस स्टडी। तो केस स्टडी में मैंने क्या किया था कि केस स्टडीज़ में भी कुछ काफ़ी रिपीटेड थीम्स आ गए हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर केस स्टडी रहेगी, सोशल इशू के ऊपर रहेगी, गवर्नेंस इशू के ऊपर रहेगी। हर केस स्टडी का एक लिखने का तरीका मैंने बना लिया था कि अगर इन्वायरमेंट के ऊपर आती है, I will mention this article in my intro. I will make this diagram. I will write this quote of Mahatma Gandhi or any other person. Greed need वाला quote लिख दो या कुछ। Then broadly ये stakeholders होंगे, ये अप्रोचेज रहेंगी टू सोल्व द प्रॉब्लम। वहाँ पे आप कीवर्ड जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये सब अप्रोच कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, कांटियन अप्रोच, ये मेरी अप्रोच रहेगी। दिस इज़ द एग्जाम्पल और केस स्टडी जो मैं कहीं बीच में घुसाऊंगा और इस तरीके से मैं कंक्लूड करूंगा। तो एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ केस स्टडीज दैट इज आस्क्ड, वो मैं बना के जाता हूँ। ठीक है। और शगुन, जैसे अभी हमने GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स की बात करी, तो जब आप इनको एक साथ देखते हो, GS 1, 2, 3, 4, तो आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो टाइम एलोकेशन जो है ना, वो आप इन 4 पेपर्स के बीच में कैसे डिवाइड करते थे? मतलब आपके जहन में किसकी आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है, या किसकी थोड़ा अगर कम भी करेंगे रिलेटिव टू अदर्स तो हमारा काम हो जाएगा, या आपके केस में क्या था? सर मेरे को ये लगता है कि पोस्ट 2017 दी आंसर राइटिंग का जो स्टैंडर्ड है इन सिविल सर्विसेज दैट हैज़ इमेंसली इम्प्रूव्ड, इमेंसली इंक्रीज्ड। तो पहले तो ऐसा बोला जाता था कि पेपर पूरे करके आ जाओ सारे एंड आपकी इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगी, बट इट इज़ नॉट ट्रू एनी मोर। तो जो द क्वालिटी ऑफ आंसर्स दैट पीपल आर राइटिंग आफ्टर श्री अनुदीप ध्रुव शेट्टी सर, उनकी वो बुक आई, देन देयर वाज श्रुति शर्मा मैम, वो बहुत, उनके आंसर्स बहुत एक्सेलेंट थे। देन लास्ट ईयर श्री आदित्य श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे आंसर लिखते थे। द नंबर ऑफ द क्वालिटी ऑफ आंसर्स दैट पीपल आर राइटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है एज फार एज मेंस इज कंसर्न, और वो आपको कंसिस्टेंटली करनी है इन ऑल GS। थोड़ा सा GS 4 का ये है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस लिमिटेड है तो सबको याद है वो सिलेबस, तो कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं करेगा। उसमें जो मेन डिफरेंशिएटर क्रिएट करेगा वो आपके आंसर लिखने का तरीका ही करेगा। तो GS 4 में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मतलब उसकी आंसर राइटिंग तो नहीं छूटनी चाहिए, है ना, बाकियों की भली आप, ठीक है। मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एस्से का पेपर, है ना, तो एस्से में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एस्से में मेरा एक्सपीरियंस उतना खास नहीं रहा। अच्छा। तो एस्से में आई हैव सीन द हाईएस्ट ऑफ द आई पास। तो फर्स्ट टाइम में आई गोट 135 इन एस्से, जो उस हिसाब के साथ उस साल के हिसाब से अच्छे थे। एंड लास्ट अटैम्प्ट जिसमें मेरा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में सिलेक्शन हुआ, माई मार्क्स वर 90, विच वॉज अच्छा, low score, which was one of the reasons of not coming into the main list that year, despite having a good score in interview and GS and a fine score in sociology optional. So essay में I have seen all the spectrums. I am still waiting for the mark sheet of this attempt. I think कुछ तो improve किया ही होगा essay में, but so I am not the best person to talk about essay, but yet जो एडवाइस जो मुझे समझ में आई है essay में अच्छा करने के बाद और बर्बाद करने के बाद is simplicity. I think I started writing very complex essays. As the attempt increased, as the knowledge increased, I entered into masters. मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखने लगा था अपने essay में. I think that is not very well rewarded. एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की? जैसे कोई चीज़ पूछी है तो
अब बहुत कोई कॉम्प्लेक्स बुक से या कोड से स्टार्ट कर दो, एक ऐसे आदमी से स्टार्ट कर दो जिसका नाम किसी ने भी सुना भी ना हो, तो व्हेन द एग्जामिनर इज रीडिंग, अरे यार जिसकी बात लिख रहे हो ये कौन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट विथ सिंप्लिसिटी और अ सिंपल स्टोरी और डायरेक्टली हिटिंग द टॉपिक, तो मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्से बढ़ा दी थी, विच वॉज एक्चुअली नॉट द जॉब ऑफ अ सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करना है, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना. एंड आई वॉज डूइंग दैट थिंग, सो आई थिंक आई पेड अ प्राइस फॉर इट. एंड इस अटेम्प्ट में मेरा यही फोकस था कि आई विल कीप द सिंप्लिसिटी इंटैक्ट, कि आप मल्टी डायमेंशनल्स में अपने आंसर को लिख रहे हो, बहुत सारे डायमेंशंस खोल रहे हो, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग एंड सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग, सो दैट एग्जामिनर मैं जो सोच रहा हूँ वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए. मैं इतना कॉम्प्लेक्स लिख दूँ कि एग्जामिनर समझ ही ना पाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ. आई थिंक आपने बहुत ही सरलता से बहुत डीप बात कह दी कि एक सिविल सर्वेंट का काम एक्चुअली काम आसान करना है, काम मुश्किल करना नहीं है. तो ये आपको एसए के रिस्पेक्ट में लगा कि आप बीच में उनकी परेशानियां बढ़ा रहे थे. परेशानियां बढ़ा रहा था एग्जामिनर की. ओके, ठीक है. अब एक बार बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की, है ना. मेंस तो आपने पांचों दिए, और इंटरव्यू को लेके क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, ये चीज़ जहन में रही कि शुरू से एक अपनी पर्सनालिटी को वैसे शेप करना है कि एक दिन हम इंटरव्यू देंगे, या उसकी अलग से मेंस होने के बाद ही तैयारी देखेंगे, कैसे करते थे इसको अप्रोच? आई थिंक जब हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, और जब इंटरव्यू की कॉल आ जाए या फिर आप मेंस दे लें तो आपको थोड़ा सा उस कन्फाइनमेंट के बाहर आना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, विद सीनियर्स इन द सर्विसेज एंड विद एक्सपर्ट्स, नॉलेजेबल पीपल, नॉलेजेबल लोग, आर पीयर्स, जिनका आपको मतलब जो आपके साथ ही जिन्होंने आपके साथ मेंस लिखा है, टू कम आउट ऑफ द चार दीवारी ऑफ योर रूम एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग. क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी तो हमारे अंदर होती है पर वो कहीं ना कहीं छुप जाती है इस प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं दब जाती है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ प्रिपरेशन इट इज़. तो थोड़ा सा उस हिसाब से हमें मेंस के बाद अपने आप को हल्का सा अपने खुद को एक्सप्लोर करना, अपने इंटरेक्शंस करना, ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड वंस द रिजल्ट इज़ आउट वी कैन ऑलवेज ज्वाइन ग्रुप्स. स्टडी IQ इज़ अ प्लेटफॉर्म जो अनिल स्वरूप सर के साथ आपको कोलैबोरेट करने का मौका देते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो उस तरीके से देन फिर हम अपना एक पीयर ग्रुप बना के डेली इंटरेक्शंस कर सकते हैं. जब भी हम कोई न्यूज़पेपर में चीज़ पढ़ें उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं. आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियंस बना सकते हैं, अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने ओपिनियंस को चेंज, मतलब रिजिडिटी ना होके अपने ओपिनियंस में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं. एंड इस चीज़ की हम पोस्ट मेंस धीरे धीरे प्रिपरेशन कर सकते हैं. और शगुन, अपनी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी सोशल लाइफ और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों को कैसे बैलेंस करते थे, या इन इफेक्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, तो उसके बारे में कुछ बता सकें आप, या एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को? सर एडवाइस तो यही रहेगी कि इन इनिशियल ईयर्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ योर सोशल लाइफ. सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है. मैंने अपने कजन्स की शादियां मिस करी हैं, दोस्तों के बर्थडे मिस करे हैं, खुद के बर्थडे भी सेलिब्रेट मतलब उतने बढ़िया से नहीं करे, तो सोशल लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है. बट स्टिल वंस यू हैव डन अ गुड प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम, यू आर इनटू दिस एग्ज़ाम, और आपको एग्ज़ाम के ऊपर पकड़ हो गई है और आपको कॉन्फिडेंस आने लगा है अपने आप के ऊपर, तो आप थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं. बिकॉज अदरवाइज देर आर हाई चांसेस कि हम लो कॉन्फिडेंट फील करने लगें, आजकल डिप्रेशन जैसे चीज़ों में चले जाएं, तो बिल्कुल ही सोशल लाइफ को किल करना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. कॉम्प्रोमाइज्ड सोशल लाइफ आपकी ज़रूर रहेगी, इट इज़ अ ट्रुथ जो इस प्रिपरेशन में आने से पहले हमें पता होना चाहिए. बट सेइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही ख़त्म मत करो सोशल लाइफ को. हैव सम सोशल लाइफ. इट कैन बी विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कैन बी विद योर सिबलिंग्स ऑल्सो, और अ सर्कल ऑफ 2 or 3 फ्रेंड्स, नॉट मोर देन दैट, बट डोंट किल इट एंटायरली. ठीक है. स्टेइंग मोटिवेटेड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जर्नी एक लंबी रही, और 5 बार आपने प्री क्लियर किया, लेकिन 5 बार आपका मेंस नहीं हुआ. कुछ ऐसे टाइम रहा जब आपका मेंस नहीं हुआ 3 बार, है ना. तो हाउ डिड यू पुल योर सेल्फ टुगेदर कि यार मेरे को अब वापस उस माइंडसेट में आना है और मुझे करना है?
सर उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा। एक तो सर सबसे पहले पेरेंट्स का, घर का। सो माय फादर एंड माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि हम बैठे हैं, वी आर देयर टू बैक यू अप, एंड आई एम लकी इन दैट एस्पेक्ट। एंड माय ब्रदर ऑल्सो सपोर्टेड मी। एंड कुछ सर दोस्त ऐसे हैं कि उनको मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा है मेरे से, सो आई फील दैट वेरी सरप्राइजिंग। बट तो वो एक सिस्टम बड़ा इंटैक्ट था जो जिसने पूरी तरीके से मेरा साथ दिया। जब मैं खुद डीमोटिवेटेड फील करता था तो आई वाज लाइक कि शुरू क्यों किया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग इट। आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दैट पर्पस एंड आई गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू स्टडीज़। और सर तीसरा जो लेटर स्टेज में हेल्प किया वो था कि प्लान बी का होना, कि अब ये था कि ठीक है भूखे तो नहीं बैठेंगे, अब कुछ कर लेंगे लाइफ में, अगर सिविल सर्विसेज भी नहीं होता है, बिकॉज इस प्रिपरेशन ने इतना तो सिखा दिया है। तो सर ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था जिसने मोटिवेशन लेवल इंटैक्ट रखने में हेल्प की। और क्या कभी ऐसे मोमेंट थे जब आपको लगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा? जी सर, ऐसे बिल्कुल मोमेंट है सर। एक मोमेंट में मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद है। सर पहली अटैम्प्ट में मैं 10 नंबर से मेरा मेंस आया था, सेकंड अटैम्प्ट में 2 नंबर से रहा था। फिर थर्ड अटैम्प्ट दिया, एंड उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं थर्ड अटैम्प्ट में आग लगा के आ गया हूँ, 2 नंबर तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे, इस बार तो इंटरव्यू कॉल आई जाएगी। इंटरव्यू कॉल नहीं आई, आई गेट बैक टू वर्क, और फिर रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट के कुछ दिनों बाद मार्कशीट आती है, और मेरे मार्क्स इंप्रूव होने की जगह घट गए। एंड 1 हफ्ते बाद प्री है, कुछ दिनों बाद ही शायद उसके प्री था। एंड दैट वाज अ डिवास्टेटिंग मोमेंट। आई वाज लाइक कि मैं छोड़ देता हूँ ये प्रिपरेशन, आई विल नॉट गिव द प्री, आई विल डू माई मास्टर्स एंड ऑल। एंड दैट वाज अ वेरी डिमोटिवेटिंग मोमेंट फॉर माई सेल्फ। बट फिर अगेन पेरेंट्स ने, भाई ने, दोस्तों ने काफ़ी साथ दिया। उन्होंने बताया कि देखो जब से, क्योंकि दिसंबर में मेंस का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद तुमने इतना इम्प्रूवमेंट किया है, ये आप करो। एंड दैट वाज द पीरियड्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हुआ। तो यस, सो देयर वर लो मोमेंट्स इन दिस प्रिपरेशन, और आई थिंक ये सबके साथ होते हैं। पीपल विल हैव देयर लो मोमेंट्स, एंड आपको खुद को मोटिवेटेड रख के उनसे ऊपर आना है। आई थिंक यही वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे मतलब वन डिसीजन कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब उस टाइम पे ये डिसाइड करना कि वील फाइट बैक हैज़ एक्चुअली चेंज्ड लाइफ फॉर द बेटर। ठीक है। और शगुन, जैसे आपने मुझे बताया कि आप सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन करी आपने, मतलब आप ऑफलाइन नहीं गए, तो कभी जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हुआ कि यार मैं राजेंद्र नगर में नहीं हूँ या करोल बाग में नहीं हूँ, या मैं ऑफलाइन नहीं जा रहा तो मेरा कुछ छूट रहा है क्या? तो उसको कैसे हैंडल किया, या कभी ऐसे फीलिंग्स आते थे, या डू यू थिंक कि ऑनलाइन इज़ मोर देन इनफ, आप तैयारी कर सकते हो? सर लकीली फोमो इज़ वन थिंग जो शायद मुझे होता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं होता, बट मुझे फोमो बहुत कम होता है। एंड आई थिंक द प्रिपरेशन कैन बी डन ऑनलाइन ईजीली बाई सिटिंग एट योर होम। एक पीयर ग्रुप ज़रूर बना लें, और उस पीयर ग्रुप में भी आपके वही दोस्त होंगे जो अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, डेडिकेटेड लोगों का पीयर ग्रुप टू विच यू आर कनेक्टेड। इट ऑल्सो एड्स टू योर सोशल लाइफ, योर प्रिपरेशन लाइफ। बट आई डोंट थिंक सो कि कोचिंग सेंटर्स में ही जाना या उसी जगह जाना, ORN जाना या मुखर्जी नगर जाना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। आप अपने घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सर फोमो से तो इस प्रिपरेशन में फोमो बहुत आते हैं। एक आई थिंक ऑफलाइन जाने से बड़ा फोमो आजकल चल रहा है रिसोर्सेज फोमो, क्योंकि यार इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हर चीज़ के, और फिर हम रिसोर्सेज ही पढ़ते जाते हैं कि यार ये रिसोर्स करें, वो रिसोर्स करें। और सर एक बहुत फेमस लाइन आई थिंक मृणाल सर ने वो लाइन दी है कि कलेक्टर बनने गए मटेरियल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने गए मटेरियल कलेक्टर बनने नहीं गए हैं। तो सर फोमो से इस प्रिपरेशन में कैसा भी फोमो हो कि मेरा दोस्त इस कोचिंग में जा रहा है, मेरा दोस्त ऑफलाइन है, या ये लोग ये सोर्सेज पढ़ रहे हैं, इस टॉपर ने ये रिसोर्स बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने रिसोर्स बोला वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सोर्स है आप उस पर स्टिक करिए। तो फोमो से बचना इस होल पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है, और लकीली मैं बचा रहा। और एक तरह से फोमो भी कहें तो वो भी एक तरह से ट्रैप है इस प्रिपरेशन में, कि उस ट्रैप से बचे रहें, है ना, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहें कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है। और आपकी इस पूरी जर्नी में शगुन, स्टडी IQ ने आपकी कैसे हेल्प करी? सर स्टडी IQ इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसने मेरे अकॉर्डिंग, जैसे हम बात भी कर रहे थे, इस प्रिपरेशन को काफ़ी डेमोक्रेटाइज किया है कि क्वालिटी कंटेंट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑन यूट्यूब।
तो सर जब भी किसी चीज़ की मेरे को डाउट्स आते थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आते थे, मैप समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है, करंट में कुछ हो गया वो चीज़ ही समझ में नहीं आ रही यार क्या हो गई, नहीं घुस रही मेरे दिमाग में, आई विल सिंपली गो टू यूट्यूब, स्टडी आई को उस चीज़ के ऊपर वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लॉन्ग वीडियो होगा, उस वीडियो को देखूंगा, समझूंगा. एंड सर इन last 2 years the interview guidance program of Study IQ has helped me a lot. It helped me a lot to connect with aspirants. It helped me in connecting with Sri Anil Saroop sir, and the material was available, the videos were available, the guidance was available. So this is how Study IQ has helped me. ठीक है. और शगुन, जैसे ऑलमोस्ट हम इंटरव्यू के एंड पे हैं और मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, और कि जिन बच्चों का इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, एंड हो सकता है कुछ के आखिरी अटेम्प्ट्स भी हों और कुछ के अटेम्प्ट्स बचे हों, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर उन लोगों को मैं बस, जिनका नहीं हुआ मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि जिनका हुआ है ना, वी आर जस्ट मोर लकीयर देन यू. हम आपसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, हम आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हैं, हम सिर्फ आपसे ज़्यादा लकी हैं. और बस इस बार लक ने हमारा साथ दे दिया, अगली बार लक आपका साथ देगा. सो इफ़ यू हैव दी अटेम्प्ट्स लेफ्ट और आप में थोड़ी सी हिम्मत बची है तो आप अटेम्प्ट दें. और जिन लोगों के साथ, जिन लोगों का अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, उनका मैं ये बोलूँगा कि ये इन दी एंड सिर्फ एक एग्ज़ाम है जिसमें आपकी एक रैंक आती है. एंड एनी एग्ज़ाम इज़ नॉट बिगर देन योर लाइफ. यूपीएससी की जर्नी में हम इतना कुछ तो सीख लेते हैं कि हम लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएँ. देयर आर पीपल हु हैव डन ग्रेट आउटसाइड यूपीएससी एंड they have been at very high post doing wonderful for themselves, for the community and for the nation. तो this is just an exam. और इसमें कामयाबी और नाकामयाबी आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करती. इवन हमारा सिलेक्शन होना भी डिफाइन नहीं करता अगर हम कल समाज के लिए या देश के लिए अच्छे काम ना करें. तो इट वोंट बी वर्थ इट टू गेट सेलेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वर्थ इट टू क्राई अबाउट द थिंग दैट वी आर नॉट सेलेक्टेड. बुरा ज़रूर लगता है. आई वॉज इन द सेम पोजिशन लास्ट ईयर, but keep hustling and you will get lucky someday. शगुन, आज आपका रैंक 100 आया सिविल सर्विसेज में. अगर आज से कुछ साल पहले चलें और वो शगुन जो तैयारी शुरू कर रहा था यूपीएससी की, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मत करो. you can because this exam is very tough thing which actually plays with you. It plays with your mental state, it plays with your physical state. बैठे बैठे हम मोटे हो जाते हैं, mentally हम exhausted feel करने लगते हैं. But if I have to give an advice to myself is self, पहले तो भरोसा रखना खुद पे. There will be low moments, fight those low moments. Try to understand what the exam actually wants from you as early as possible. क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 1-2 अटैम्प्ट लग गई है समझने में कि एग्ज़ाम को क्या चाहिए मुझसे, हाउ टू पास मीन्स, प्री में कैसे पढ़ना है. तो वो चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना वो बेस्ट होता है. और थर्डली मैं ये बोलूँगा कि एक बार आपने समझ लिया और आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपकी प्री प्रिपेयर्ड है, आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, ट्राई फोकसिंग ऑन प्लान बी ऑल्सो. मुझे लगता है कि मैं प्लान बी एक अटैम्प्ट पहले भी चालू कर सकता था अपना. सो दिस वुड बी माई एडवाइस. वेल, thank you so much, Shagun, for joining us at Study IQ and sharing your strategy. Thank you so much, and we really wish all the best for your career ahead. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.